बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा आज हम चैप्टर 11 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम में 44 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 22 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर बच्चे आखिरी चैप्टर्स नहीं करते। बेशक बेटा आखिरी चैप्टर स्पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ना करें, लॉन्ग न्यूमेरिकल ना करें, बट एटलीस्ट उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाजमी किया करें, क्योंकि ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की वेटेज का पार्ट होते हैं। ठीक है। और इस दफ़ा वैसी एक न्यूली कैटेगरी जो है वो लॉन्च की गई है आपकी बुक में, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की, तो वो भी पूछे जाएंगे। तो आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हर चैप्टर के तवज्जो से करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि है 11.1। ठीक है। सबसे पहले आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी बेटा जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, वो आपका वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो। ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया तब वैलिड होती है जब आपके पास नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो इनर्शियल फ्रेम जो है ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि बेटा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ नॉट वैलिड। ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक गाड़ी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, लाइक अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनर्शियल जो है ये नॉन एक्सेलरेटेड होता है, और जो नॉन इनर्शियल है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब आपने पेपर में लिखना कैसे है, लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखा है, हार्डिंग दी है, एग्जाम्पल दी है, एज इट इज़ आप बेटा ऐसे पेपर में अटैम्प्ट करेंगे। पहले आप हार्डिंग देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A frame of reference in which Newton's first law of motion is valid is called inertial frame of reference. It is non-accelerated frame of reference. ठीक है जी। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या थी? बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अल्टिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एग्जाम्पल वही आ गई थी, अ कार मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। जबकि अगर हम देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड ना हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। इट इज़ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नेक्स्ट बेटा फिर आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 11.2, व्हाट आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मार्क कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट वन बेटा हमारे पास था, फर्स्ट पोस्टुलेट जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, उनमें जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास है, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर। इससे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, कि जो लाइट की स्पीड है ना 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक कार है, ठीक है, वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, फॉर एग्जांपल। उसमें जो पर्सन है, जो ड्राइवर है, जो उसको लेकर जा रहा है, उसके लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक पर्सन जो कि इस वक्त रेस्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल। वो रेस्ट में खड़ा हुआ है और वो भी लाइट को देख रहा है, गाड़ी से निकलने वाली, ठीक है, बीम लाइट को।
तो उस तक भी जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो देखें जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मतलब जो गाड़ी में बैठा है और जो गाड़ी के बाहर खड़ा है, दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों पास्टुलेट आपने लिखने हैं जी। फिर थर्ड बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 11.3, डिस्क्राइब व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मटेरियल पार्टिकल टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें वो आपसे पूछ ही रहा है कि बताएं कि कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो मैस रखता है, बताएं वो स्पीड ऑफ लाइट से क्यों नहीं मूव कर सकता। सही, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मटेरियल पार्टिकल टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। अब रीज़न क्या है, रीज़न समझनी है। बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिजल्ट mass variation formula we know that m is equal to m naught √1 minus v square over c square। अब बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, इफ़ v अप्रोचेस टू c, तो हम इस फार्मूले में v की जगह c पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। m इज इक्वल टू m नॉट √1 माइनस, अब जो v था ना, v की जगह तो आ गया c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 0, समथिंग ओवर 0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें मैंने लिखा है 1 माइनस 1 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, इसका मतलब मैस इन्फिनाइट हो गया। अब अगर कोई बॉडी जो मैस रखती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो इस वक्त इन्फिनाइट मैस है। अब इन्फिनाइट मैस को रोकने के लिए इन्फिनाइट फोर्स चाहिए। तो क्या हमारे पास सिस्टम में इन्फिनाइट फोर्स है? नहीं है। ठीक है, एंड इन्फिनाइट मैस रिक्वायर्ड द इन्फिनाइट फोर्स टू एक्सलरेट इट। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो इन्फिनाइट मैस को मूव करवाने के लिए इन्फिनाइट फोर्स चाहिए, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो रोकने के लिए इन्फिनाइट फोर्स चाहिए। सिंस इन्फिनाइट फोर्स इज नॉट अवेलेबल, इन्फिनाइट फोर्स तो नहीं है हमारे पास, सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो भाई जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी मूव नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन है बेटा 11.4, डस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंट्राडिक्ट्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। कहता है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्या वह न्यूटन की लॉज को गलत साबित करती है? नहीं भाई, न्यूटन की लॉज को अपडेट करती है, मॉडिफाई करती है, बट ये नहीं कहती कि न्यूटन लॉज गलत थी। और डेली लाइफ में अभी भी हम लो स्पीड्स को जिक्र करते हैं तो हम न्यूटन लॉज को ही इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, लाइक स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो जस्ट मॉडिफाई करती हैं आइंस्टाइन इक्वेशन उन्हें। ठीक है, जिन चीज़ों को न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर सका वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन ने एक्सप्लेन की, लेकिन कंट्राडिक्ट नहीं करती। तो आप लिखेंगे नो, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डज नॉट कंट्राडिक्ट न्यूटन लॉज एक्सप्लेनेशन, इट ओनली मॉडिफाइज देम फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट वेरी हाई स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना न्यूटन लॉज को मॉडिफाई करती है, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए या उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, लाइक कोई जो स्पेसशिप है जो 0.8 c से मूव कर रही है। ठीक है, एट लो स्पीड न्यूटन लॉज वर्क वेरी वेल एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो जो लो स्पीड है उन पर न्यूटन लॉज लगती हैं और अभी भी हम उन्हें यूज़ करते हैं। रिलेटिविटी गिव्स द सेम रिजल्ट एज न्यूटन लॉज व्हेन स्पीड इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा छोटी है ना, उन पे रिलेटिविटी और न्यूटन लॉज एक जैसे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से बेटा मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा फिर क्वेश्चन है 11.5, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर लेंथ। ठीक है जी, प्रॉपर टाइम क्या है, प्रॉपर लेंथ क्या है? बच्चों, अगर आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें एक पर्सन जो है वो रेस्ट पर खड़ा हुआ है, वो किसी जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पैसेंजर्स को या ट्रेन को या किसी स्पेसशिप को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट में जो टाइम मेजर करता है उसे प्रॉपर टाइम कहते हैं, और जो ऑब्जर्वर रेस्ट में लेंथ मेजर करता है उसे प्रॉपर लेंथ कहते हैं। अब आप लिखेंगे कैसे, देखें, प्रॉपर टाइम है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स मेजर्ड इन द फ्रेम वेयर द इवेंट्स हैपन एट द सेम लोकेशन। देखिए, कहता है कि जो वो टाइम इंटरवल दो इवेंट्स के दरमियान जो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा हो कि उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर उसे खड़ा देख रहा हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी अगर जो है वो मूव कर रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड से, और एक ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है रेस्ट में,
तो तब वो जो उस गाड़ी को देख रहा है, वो गाड़ी भी जाहिर सी बात है अर्थ पे है, वो पर्सन भी अर्थ पे है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, तब वो जो टाइम मेजर करता है टी नॉट, उसे हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मेजर्ड फॉर दोज इवेंट। ठीक है, तो ये कब सबसे कम टाइम है जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे मेजर कर रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर मोशन में है उसके लिए रिलेटिविस्टिक टाइम है टी, और उसे हम डायलेटेड टाइम कहते हैं। ठीक है, टाइम डायलेट हो जाएगा उसका। ठीक है, मैंने लेक्चर्स में बड़े अच्छे से पॉइंट्स जो है ना एक्सप्लेन किए हैं। प्रॉपर लेंथ क्या है इसी तरह, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, कहता है कि वो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कि वो पर्सन मेजर करे जो रेस्ट में हो। ठीक है, जो कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो रेस्ट में, एल नॉट से लिखते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ मेजर्ड फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक ट्रेन है फॉर एग्जांपल जो 0.5 सी से मूव कर रही है, तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे खड़ा हुआ है ना, उसके लिए उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 100 मीटर है, बट जो पैसेंजर ट्रेन कंपार्टमेंट में है, ट्रेन के अंदर है, उनको उसकी लेंथ फील होती है 80 मीटर। उसे हम कहते हैं कंट्रैक्टेड लेंथ। ठीक है, लेंथ कंट्रैक्शन एल से कहते हैं, लेकिन जो एल नॉट है ये कौन मेजर कर रहा है, वो ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर खड़ा हुआ है। सही। फिर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिविस्टिक मास लेंथ एंड टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं सर इतना बड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो भाई वो ना देखें, आपसे ज़रूरी नहीं है मास लेंथ टाइम पूछेगा, वो आपसे कोई एक टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकता है, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिविस्टिक टाइम। सही, तो देखें सबसे पहले है रिलेटिविस्टिक मास। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू इंक्रीज एट इट्स स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। देखें हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही पढ़ा है कि मास एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अगर हम जो है वो तेज़ रफ्तार से मूव करेंगे तो मास इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीज मास इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। तो उसकी इक्वेशन है मास वेरिएशन की, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। इसी तरह बच्चों टर्मिनोलॉजी है रिलेटिविस्टिक लेंथ। अब ये भी रिजल्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू शॉर्टन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज इट स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेसशिप मूव कर रही है, उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके लिए उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट, छोटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो वो जो कंट्रैक्टेड लेंथ है ना, द कंट्रैक्टेड लेंथ इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक लेंथ, उसे हम कहते हैं एल, विच इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। फिर है जी रिलेटिविस्टिक टाइम। द टाइम मेजर्ड बाय मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू इंक्रीज। अब देखें यहाँ पर है द टाइम मेजर्ड बाय मूविंग क्लॉक। मैंने कहा था मूविंग क्लॉक टिक स्लो, अपीयर्स टू इंक्रीज। टाइम इंक्रीज होने का मतलब है कि रन स्लोअर। क्लॉक जो है ना वो आपके सुस्त हो जाएंगे, मतलब जो लोग अर्थ पे हैं उनके क्लॉक जल्दी जल्दी गुजरेंगे। मतलब अर्थ पे 7 दिन गुजरते हैं तो स्पेसशिप पे 1 दिन गुजरेगा। अर्थ वालों का 1 साल गुजर जाता है मिसाल के तौर पे, तो स्पेसशिप वालों का 1 महीना गुजरेगा। ठीक है, एज इट स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा स्पेसशिप जो है ना वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। दिस डायलेटेड टाइम, ये जो टाइम डायलेट हो गया ना, ठीक है, इस डायलेटेड टाइम को कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम। और ये टाइम डायलेट किसके लिए हुआ, उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोनॉट से स्पेसशिप का हिस्सा थे। सही, जो उनके लिए टाइम क्या हो गया, सुस्त हो गया। t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। और ये रिलेटिविस्टिक टाइम मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ट्विन पैराडॉक्स की एग्जांपल से डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर सुने बहुत अच्छी बात है, बट जिन लोगों ने नहीं सुने वो कह रहे होंगे पता नहीं सर क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो बेटा एक दफ़ा वो लेक्चर लाजमी सुने, फिर आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस वहाँ मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.7, वाई मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, रीज़न, रीज़न क्या है देखें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से, इट्स इनर्शिया इंक्रीजेस, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इट मीन्स हार्डर टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट बाय मास वेरिएशन फार्मूला। देखें सिंपल है,
m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। एज स्पीड इंक्रीजेस, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं v की वैल्यू, तो ये जो फैक्टर है ना वी स्क्र ओवर सी स्क्र बिकम्स मोर, तो ये फैक्टर बढ़ेगा, मतलब मोर नेगेटिव होगा। अब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल पहले ये वैल्यू थी 0.5, अब बढ़कर हो गई 0.8, तो 1 माइनस 0.8 आंसर आएगा 0.2, फिर बढ़कर होगी 0.9, तो 1 माइनस 0.9 आंसर आएगा 0.9। तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर छोटा छोटा होता जाएगा। डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र बिकम स्मॉलर। तो जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है ना, उतना फ्रैक्शन का आंसर बड़ा आता है। सो एम रिलेटिविस्टिक मैथ इंक्रीजेस, तो इस वजह से रिलेटिविस्टिक मैथ जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन है जी 11.8, ऑल मोशंस आर रिलेटिव्स, डज स्पेस टाइम इज एब्सोल्यूट, एक्सप्लेन ब्रीफली। भाई सारी मोशंस रिलेटिव हैं ये मैं मानता हूँ, बट डज स्पेस टाइम एब्सोल्यूट? नो, स्पेस टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न देखें, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम इज़ अ यूनिफाइड एंटिटी। स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी क्रिकेट मैच की। क्या आपसे कोई लोकेशन पूछे कि यार क्रिकेट मैच जो है वो कहाँ है, आप उसे कहेंगे स्पोर्ट्स ग्राउंड में। कोई पूछे कब है, तो आप कहेंगे 7:30। अब आप सिर्फ टाइम ही बता दें 7:30, जगह ना बताएं, स्पेस ना बताएं, तो क्या वो पहुंच पाएगा? या आप स्पेस ही बता दें, टाइम ना बताएं, तो क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं। तो स्पेस और टाइम दोनों इकट्ठे हैं, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, स्पेस और टाइम यू समझिए एक कॉइन के दो रुख हैं, कॉइन तो एक ही है, तो स्पेस और टाइम एक ही चीज़ है। ठीक है, ये यूनिफाइड एंटिटी है विच इज़ रिलेटिव एंड कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा मैस वेरिएशन का कंसेप्ट, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन। अब ये सारे तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा। एट हाई स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, length contract, time dilates, clearly showing the space time is not fixed, space time absolute नहीं है, but depend on the observer frame of reference। तो ये तो observer frame of reference पे क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ लाइट इज एन अल्टीमेट लिमिट फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अब वो कहता है जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये अल्टीमेट लिमिट है, अल्टीमेट स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। कोई ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मूव नहीं कर सकता। तो अल्टीमेट स्पीड लिमिट क्यों है? देखें, अभी इससे मिलता जुलता आंसर मैंने अभी आपको मैथ्स वेरिएशन में करवाया जब मैथ्स इन्फिनाइट हो गया था, वही रीज़न है तकरीबन। देखें, एज ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर एंड अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट, इट रिलेटिविस्टिक मैथ इंक्रीजेस गिवन बाय फार्मूला m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब v जो है बेटा रिप्लेस हो जाएगा c से, एज v अप्रोचेस टू c। तो इक्वेशन 1 देखें, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी की जगह क्या आ जाएगा, c स्क्र ओवर सी स्क्र। कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बेटा 0 हो जाएगा, और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। एन इन्फिनाइट मैथ रिक्वायर्ड द इन्फिनाइट फोर्स टू एक्सेलरेट इट सिंस द इन्फिनाइट फोर्स इज नॉट अवेलेबल। ये बात मैंने अभी ऊपर भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक्सप्लेन की है कि इन्फिनाइट मैथ के लिए इन्फिनाइट फोर्स चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हैंस नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन रीच टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इस वजह से कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मैथ रखता हो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको रोकने के लिए या मूव करवाने के लिए हमें इन्फिनाइट फोर्स चाहिए होगी, वो हमारे पास नहीं है। एंड मेकिंग स्पीड ऑफ लाइट एज अल्टीमेट स्पीड लिमिट इन नेचर। तो जो हमारे पास अल्टीमेट स्पीड लिमिट है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है जी। फिर आज के वीडियो लेक्चर का जी लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 11.10, गिव एग्जाम्पल वेयर द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैव बीन वेरीफाइड। कहता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दें जिनसे ये साबित हो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट वेरीफाइड शुदा है। तो भाई इसमें एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स देखें, तो जो आपके पास न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस है, ठीक है, जब जो एक हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर मैस कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हैं जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थे। इसी तरह पार्टिकल एक्सेलरेटर, जीपीएस सिस्टम, हर जगह ये लगते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेटिविटी, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले है जी पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो टर्म है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर 12 में एक्सप्लेन करूँगा,
और चैप्टर 12 में ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन भी आएगी पार्टिकल एक्सेलरेटर से रिलेटेड, जिसमें साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन इनके नेम मेंशन है। ठीक है, बीटाट्रॉन जो है इससे हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं। पार्टिकल गेन रिलेटिविस्टिक मास व्हेन मूविंग एट स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ना, ये पार्टिकल्स को कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाने के लिए है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। इसी तरह सेकंड पर है जीपीएस सिस्टम। टाइम डायलेशन अकर्स इन जीपीएस सैटेलाइट ड्यू टू देयर हाई स्पीड एंड अल्टीट्यूड। अब जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि 24 अर्थ सैटेलाइट पे बेस करता है, यहाँ पर टाइम डायलेशन होती है। ठीक है, तो टाइम डायलेशन जो है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है। दीज टाइम डिफरेंस मैच प्रेडिक्शन फ्रॉम रिलेटिविटी एंड रिक्वायर्ड करेक्शन। तो ये जो टाइम डिफरेंस है इनको हम प्रेडिक्शन से मैच करते हैं, फिर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम जो है कैलकुलेशंस करते हैं। थर्ड वन है न्यूक्लियर रिएक्शंस। The equation E is equal to mc square is verified in nuclear reaction where small amount of mass convert into large amount of energy। तो जब यूरेनियम 92-235 स्प्लिट होता है ना बेरियम और क्रिप्टॉन में फिशन फ्रेगमेंट में, तो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत कम मैस बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे एविडेंस हैं जो कि वेरीफाइड करते हैं आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स को। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।